हेलो गाइस, आपका फ्रेंड हिमांशु गर्ग आज फिर एक नई वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी है, आपको अपने अच्छे मार्क्स किस तरह से लेके आने हैं। मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर हम अपनी किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं, किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, और किस तरह से हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज करें, किस तरह से हमें अपनी टॉपिक पर पकड़ बनानी है। तो उन सब चीजों को लेकर के आज मैं आप सबके सामने आया हूं कि आपको किस तरह से हर एक चीज प्लान करनी है जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। सेकेंडली, आपका सिलेबस टाइम पर खत्म हो सके। ठीक है, तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि इसी तरह की कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो सके। और गाइज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो उनके भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो 12th क्लास के लिए भी है, 10th क्लास के लिए भी है, जिनका भी बोर्ड का एग्जाम है उन सबके लिए वीडियो है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, सबके एग्जाम अप्रैल या मई में होंगे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के मई में होंगे, आईसीएसई के मई में होंगे, और जो यूपी बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड, उसके एग्जाम में भी पॉसिबल लास्ट, उनकी भी डेटशीट आ चुकी है, तो लास्ट ऑफ अप्रैल में है। ठीक है, तो देखो भाई अब आपको करना क्या है। आपके पास यार अभी चल रहा है फरवरी, ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है वो समझो पहले, कि किस तरह से आपको अपने कंसेप्ट करने हैं क्लियर। तो देखो भाई तीन चीजें होती हैं, तीन पॉइंट होते हैं, उस पर काम करना पड़ेगा आपको, जब भी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे और आप अपने जो आपका एम है उसको अचीव कर पाओगे। तो देखो, पहला चीज आती है हमारी कंसेप्ट। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं यार, देखो इकोनॉमिक्स की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, अकाउंट्स की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं मैं, तो जब तक आपका यार कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को कैसे समझोगे, और जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है उसका आंसर कैसे दोगे। तो फर्स्टली आपका ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। मान लो आपसे पूछा गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इसी तरह से ये तो एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो फर्स्टली आपका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो वो है केस स्टडीज। भाई जैसे कि आपने सुना होगा बिजनेस में केस स्टडीज आती हैं, इकोनॉमिक्स में भी अब एक दो केस स्टडीज आने के चांसेस दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि सैंपल पेपर उन्होंने जो निकाला था सीबीएसई वालों ने उसमें कुछ केस स्टडीज थी। तो गाइज केस स्टडीज की अगर मैं बात करता हूं तो केस स्टडीज कौन लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, जिनको पता है ये टॉपिक था, इसके अंदर ये चीजें थी, वो ही तो भाई उसको समझ सकता है केस स्टडीज को, और फिर उसको वो सॉल्व कर पाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, देन उसके बाद आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो इजिली। ठीक है, अब करो क्या यार, केस स्टडीज के लिए आप पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर केस स्टडीज पे आप अपनी बुक के पीछे आपको केस स्टडीज दी गई होंगी उनको करो, या फिर आप नेट से कुछ केस स्टडीज निकाल सकते हो, इंटरनेट से कुछ केस स्टडीज निकाल सकते हो, उनको करो। उससे क्या होगा यार, आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे, और केस स्टडीज आने वाली है तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, दोनों काम हो गए आपके। थर्ड पॉइंट आता है सैंपल पेपर। तो देखो गाइस, अब भाई होता क्या है, सैंपल पेपर करने का रीजन क्या होता है, आपको यहां पर कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ अलग हटके कुछ। भाई आपने कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, आपने केस स्टडीज भी लगा ली, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी करो फिर, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा आपको कितना पार्ट आता है, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। तो केस सैंपल पेपर भी हमारे लिए इसलिए क्या है भाई, ये जरूरी है। एक सैंपल पेपर, दो सैंपल पेपर जरूर लगाओ, अरिहंत का ले सकते हो, टुगेदर का ले सकते हो, ठीक है, और आपका यूलाइक का आता है, किसी का भी सैंपल पेपर ले लो। मैं ये नहीं कह रहा आप इस पर्टिकुलर चीज का सैंपल पेपर लो, आप किसी का भी सैंपल पेपर ले लो, नेट से निकाल लो, मत पैसे खर्च करो, नेट से निकाल लो। आज के टाइम में हर बंदे के पास नेट है, तो आप नेट से भी निकाल सकते हो सैंपल पेपर्स को। ठीक है, चलो, तो ये तो बात थी कि भाई आप अपने कंसेप्ट को अपने एग्जाम में किस तरह से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और फिर ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ये तीन स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जब जाके कुछ होगा, जब जाके नंबर आएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों का मेरे पास यार ये डाउट भी आ रहा था कि सर टाइम टेबल किस तरह से बनाएं,
कब तक हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, कब हमें रिवीजन करनी है, कब हमें सैंपल पेपर लगाने हैं, तो उन सब चीजों की भी बात करेंगे। तो देखो भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो देखो भाई, अभी चल रहा है फरवरी, ठीक है, तो देखो भाई फरवरी, फरवरी भी मतलब यार एंड ही है अब तो, आज 23 तारीख है, ठीक है, 22-23 तारीख है। अब देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके जो एग्जाम है डेट इज, वो आपके एग्जाम मई में होंगे। कब होने वाले हैं भाई आपके एग्जाम? मई में होने वाले हैं। तो आपका क्या प्लान होना चाहिए उसको समझो, किस तरह से आपको अपनी सारी चीजें कवर करनी है। आपको एनसीईआरटी भी कवर करनी है, आपको रिवीजन भी करनी है, आपको सैंपल पेपर भी करना है। तो वो किस तरह से होगा? 15 मार्च ये आपकी डेडलाइन है। 15 मार्च तक आपको अपनी जो भी आप अभी तक बुक कर रहे हो, संदीप गर्ग हो, टीआर जैन, वीके औरी हो, टीएस ग्रेवाल हो, पूनम गांधी हो, या कोई सी भी एनसीईआरटी हो, जो भी आपकी बुक है, जो भी आपका कंसेप्ट है, बुक का मतलब होता है कंसेप्ट, तो वो आपकी 15 मार्च तक खत्म हो जानी चाहिए। 15 मार्च तक बिल्कुल वो आपकी खत्म हो जानी चाहिए। देन उसके बाद क्या करना है आपको? 15 मार्च तक जब आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा सब कुछ, और अकॉर्डिंग टू मी तो यार फरवरी तक ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं मैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं अब आपको क्या प्लान अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से यार ज्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाई स्टूडेंट्स की, तो इसलिए अब थोड़े बच्चे वो जागे हैं, तो वो अब के अकॉर्डिंग प्लान को फॉलो करें, ठीक है। 15 मार्च तक आपने सारा कुछ अपना एनसीईआरटी निपटा दी, संदीप गर्ग कर ली, टीआर जानवी के और मतलब जिस भी आप बुक को फॉलो कर रहे थे ना, वो बुक आपने कर ली। उसके बाद आपके पास बचेंगे 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक का टाइम, दैट इज 15-16 दिन आपके पास ये होंगे। अभी मार्च की बात चल रही है, 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक। इसमें क्या करना है? तो गाइस इसमें आपको करना है अपनी एक बार रिवीजन, क्योंकि यार रिवीजन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आप पहले आपने कंसेप्ट क्लियर करा, देन उसके बाद आपने करी रिवीजन। 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक रिवीजन करो जितनी ज्यादा हो सकती है, पूरा एक बार पूरा कोर्स कर डालो, टाइम टेबल बना लो, इतने देर से इतनी देर तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतनी देर से इतनी देर तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। उस तरह से टाइम टेबल बना के आप 31 मार्च तक एक बार सिलेबस रिवाइज कर दो। देखो कितनी बार सिलेबस रिवाइज करवा दूंगा आपका, एक बार हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है अप्रैल की। अप्रैल के भी 2 पार्ट कर दो। कितने पार्ट? 2 पार्ट। 15 अप्रैल कितने हो गए भाई? अप्रैल के हमने क्या करा? 2 पार्ट कर दिए। कब तक? 15 अप्रैल तक। अब इस 15 अप्रैल तक क्या करना है आपको वो समझो भाई। जब आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आपने रिवीजन कर ली, तो अब बारी आती है सैंपल पेपर करने की। किसकी? सैंपल पेपर, जो मैंने आपको बताया था तीसरे नंबर पे, सैंपल पेपर। अब आपके पास 15 दिन है। इन 15 दिन में आपको जो भी सैंपल पेपर करना है, आई मीन टू से सैंपल पेपर का मतलब होता है वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। जो भी आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करनी है वो इन 15 दिन में आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। क्यों भाई? उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उस सैंपल पेपर में। और 3-3 घंटे का जैसे कि आपका एग्जाम है, तो 3 घंटे लेके बैठना एक सैंपल पेपर को अलग कमरे में बंद होके, और जब उसको सॉल्व करना, जब आपको पता चलेगा कितना आपको आता है और कितना नहीं आता, ठीक है। 15 अप्रैल तक का काम हो गया। 15 अप्रैल से 30-31 अप्रैल तक क्या करना है? एक बार फिर रिवीजन करना है। किसका? जो भी आप बुक फॉलो कर रहे थे स्टार्टिंग से। बुक मत चेंज करना। अब भाई आपने टीआर जैन करी थी, आपने संदीप गर्ग करी थी, आपने टीएस ग्रेवाल करी थी, एनसीईआरटी करी थी, जो भी आपने बुक करी थी वो बुक आपको अब 15 अप्रैल से दोबारा करनी है। 16 अप्रैल से, ठीक है। 16 अप्रैल से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आपको ये बुक दोबारा से करनी है रिवीजन। अब भाई आप सोचो, एक बार मैंने यहां रिवीजन करा दी, एक बार मैंने यहां रिवीजन करा दी, आपकी 2 बार तो रिवीजन हो चुकी। आपका फिर भाई मई में एग्जाम है। तो आप सोचो यार, जब आप एक बार कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया, 2 बार रिवीजन कर ली, सैंपल पेपर कर लिए, तो भाई नंबर आपके नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? भाई नंबर किसके आएंगे? आपके आएंगे।
जब इतनी आपने बेहतरीन तरह से अपनी सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, केस स्टडीज लगा ली, सैंपल पेपर लगा लिए, ये आपने प्लान को फॉलो कर लिया, 3 महीने का प्लान है ये, तो भाई नंबर तो आपके आने ही वाले हैं, फिर बढ़िया वाले। ठीक है, अब देखो गाइस, अब मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट्स ये भी आ रहे थे कि सर पास होने के लिए भी कुछ बता दो। तो गाइस देखो यार, पास होने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको करना क्या है, आप क्या करना, मैंने 2-3 अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रखी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप जरूर कर लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का, आप उन वीडियो को जरूर देखना और वो क्वेश्चन आप जरूर करना। उससे होगा कि आपके यार मतलब इतना हो जाएगा कि आप पास हो सकते हो। मैक्रो की है वो सिर्फ, ठीक है। आईईडी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप, मैं अपने चैनल पे या तो डाल दूंगा अभी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, चलो आईईडी में भी चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। वो चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन कर लेना एकदम। तो ये हो गया आपका पूरा भाई एक स्ट्रक्चर। और यार पासिंग मार्क्स की भी अगर मैं बात करता हूँ ना, तो उसका भी देखो तरीका होता है भाई। मान लो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके कितने चैप्टर है, 11 या 12 चैप्टर है। उसमें से यार आपको कम से कम 6 चैप्टर तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल अच्छे से आते होंगे, तो उन 6 चैप्टर पे पकड़ बना लो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया, छूटना नहीं चाहिए, तो आप इजीली पास हो सकते हो। इसी तरह से आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो भाई आईईडी में क्या हो जाएगा आपका, आईईडी में हमारे 11 चैप्टर हैं, 11 में से मान लो आपने 6 पक्के कर लिए बिल्कुल, तो आपका भाई आधा सिलेबस तो हो गया, तो यार आप पास तो इजीली हो सकते हो। ओके, तो गाइज अगर आप इस स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो करोगे तो आपके इजीली अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आप अपना, और गाइज देखो यार, अभी पता है ये पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ो बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो गाइज मेरी हैंड से ये चीजें कवर हो चुकी हैं कि आप किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाओ, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, पास होने के लिए, ठीक है। तो गाइज वीडियो को फिर हम खत्म करते हैं। गाइज अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो और ये स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी हो और इसे अगर आप फॉलो करो, तो गाइज आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो गाइज इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस स्ट्रैटेजी को, जिससे कि वो भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। तो गाइज फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।